अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया भर में पाकिस्तान आलमी सतह पर सिफारती तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। मामला मशरक़ वस्ता में अमन का हो या फिर ईरान इसराइल जंग का या ईरान में अमरीका के हमले का, पाकिस्तान अमन कॉज के लिए सफ़े अव्वल में मुतहरिक दिखाई देता है। आलमी जरीदे अखबारात पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियों पर मज़ामीन लिखते दिखाई देते हैं। मीडिया के हेडलाइंस में पाकिस्तान नुमाया है और बैनुल-अक़वामी मुबस्सिर तज्ज़ियाकार आने वाले वक्त की आलमी सियासत में पाकिस्तान के मज़ीद फ़ाल होने की पेशगोइयाँ भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब यही पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें इसे दहशतगर्दी की दलदल में धंसाने की पूरी कोशिशें कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से गुज़श्ता बरस जारी होने वाली एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निहायत अहम रही, जिसमें उसने पाकिस्तान को दुनिया भर में दहशतगर्दी से मुतासिरा ममालिक में दूसरे नंबर पर रखा है। नाज़रीन, IEP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मजमूई हमलों और अमवात का 96% खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रिकॉर्ड किया गया है। ये जो आदाद शुमार हैं और IEP की रिपोर्ट है, इसको जहन में रखते हुए आज होने वाली तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की हसास गैर मामूली और तवील न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या KP में मिलिट्री ऑपरेशन ही वाहिद और आखिरी हल है और क्या KP की सियासी छतरी दहशतगर्दों की पनाहगाह बन चुकी है, और ये भी कि क्या KP हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर होने वाले ऑपरेशन की कामयाबी के कुछ इम्कानात मौजूद हैं। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। उन्हें वेलकम करता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। सर, DG ISPR की आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का खुलासा क्या दहशतगर्दों के खिलाफ किसी फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ है, ये समझे हम? हाँ बिल्कुल, देखें इसमें अब ये फैसले पहले तो हम ये समझ लें कि एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की ब्रीफिंग थी, क्लैरिटी इसके साथ थी, एविडेंस के साथ बात की गई, अथॉरिटी के साथ उन्होंने बात की और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की अभी तक 2025 के अंदर के वाकयात के बाद एक नेशनल क्लैरिटी आ चुकी है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान को क्या थ्रेट है। फिर नेशनल रिजॉल्व अब लोगों में आया है कि रियलाइजेशन है कि हमने इस मैनस को शिकस्त देना है। फिर इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट की उन्होंने बात की इंटरनेशनल कम्युनिटी नो रियलाइज और वो दे एक्नॉलेज कि हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं अगेंस्ट टेररिज्म, तो वो भी वहां से आई है। फिर इंटेंसिटी की उन्होंने बात की, जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने कहा कि 206 टारगेट जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दिल्ली के हिसाब से हो रहे हैं, जी। ओवर 75,000 ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने ऑप्शंस थे अफगानिस्तान के साथ जो थे, हमने तमाम हरबे आजमाए, तो वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल आवर ऑप्शंस, जो बातचीत के भी थे या डिफरेंट फोरम्स भी यूज किए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्लियर कहा है अब अफगान तालिबान रजीम ने फैसला करना है या वो पाकिस्तान के साथ हैं या इस फितना और ख्वारिज के साथ है। उन्होंने ये फैसला करना है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। तो फैसला उन्होंने करना है। और इसके अलावा उन्होंने नेक्सिस की भी बात की है, जो इंडिया के साथ नेक्सिस है, दोनों मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये 1950 से कर रहे हैं और जिसका एक बड़ा थ्रेट डेवलप हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है अपनी सोवरेनिटी पे, जो सालमियत पे जो है, किसी सूरत पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और कई जो अगर कोई आप जो विदिन पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन की उन्होंने बात की है कि कोई सुबह अलग थलग कोई सोच अपनी रख नहीं सकता है। पाकिस्तान ने तमाम जो ऑप्शंस थे वो इस्तेमाल किया, अभी कोई बातचीत के चांस नहीं। आप बातचीत किससे करेंगे? दहशतगर्दों से तो नहीं कर सकते, अफगान तालिबान से क्या बातचीत करेंगे जो वहां से तश्कीलें रोजाना भेज रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे सिविलियंस को यहाँ पे शहादतें हो रही हैं, फैसिलिटेशन तो उनकी तरफ से आ रही है। सो इट इज अप टू नो अफगान तालिबान रजीम, वो फैसला करे वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान ने ये भी वाजे किया है कि हमने पास में कुछ झलक दिखाई थी जब हमने बॉर्डर पोस्टें 21 उनके कैप्चर की, फॉर ए ब्रीफ टाइम मैसेज दिया। और जब उन्होंने हमारे पोस्टों पे हमले किया तो फिर हमने काबुल और कंधार में स्ट्राइक्स किए तो मैसेज दिया था, वी नो कौन कहाँ पे रहता है, हेलमेंड में कौन रहता है, निमरोज में कौन रहता है, कंधार में कौन रहता है, काबुल में कौन रहता है। सो हमें सारी चीजों के बारे में वी हैव ऑल द इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, सो इट इज अप टू देम। ठीक हो गया। अच्छा, जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनकी तो हमने बात कर ली,
लेकिन जब हम अपने मुल्क की दीगर सियासी जमातों की बात करते हैं तो उनका मुत्तहिद होना इन बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सर ये कह सकते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक दफ़ा फिर से ये वाज़ेह किया गया है कि ऑपरेशन को जब तक सियासी कवर नहीं मिलता है तो ये जो ऑपरेशंस जारी हैं इनके मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल नहीं हो सकते हैं। देखें जी, ऑपरेशन तो जारी रहेंगे, ये फौज का काम है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आर्मी ने करना है। पाकिस्तान आर्मी इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कंट्री, जिसने तमाम नेशनल फैब्रिक को जोड़ के रखा है। कोई मानता है या नहीं मानता है, पाकिस्तान ने डिफेंड करना है। चाहे जिस तरीके से अभी हमने देखा एक सुबह से आवाजें उठ रही है, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली उनका अपना इंटरेस्ट की बात हो रही है कि ऑपरेशन ना हो तो फिर क्या करें? क्या हम उनको अलाउ करें आके दोबारा खैबर पख्तूनख्वा को टेक ओवर कर ले, जिस तरह मलाकन डिवीजन पास में चला गया था, आपके एस्ट वाइल फाटा सारा वो उनको टेक ओवर कर लिया था। दे वर थ्रेटनिंग आपके जो सेटल एरियाज, इवन पंजाब के अंदर थ्रेट कर रहे थे। तो उस तरह हम कैसे हो बैठ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक बड़ा इमेज है, एक क्रेडिबल फोर्स है। और पाकिस्तान, आप देखें 2018 में तो हमने शिकस्त दी थी इनको। हमने स्वात को देखें कि जिस तरीके से ऑपरेशन किया, क्लियर करवाया, और इसके बाद एस्ट वाइल फाटा को हमने क्लियर करवा के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया था। सो दैट्स वाई कहते हैं ना कि नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन तो यहाँ पे होनी थी कि आपने गवर्नेंस इंप्रूव करनी थी, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने अपना आपको यहाँ पे एग्जर्ट करना था, रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट एफर्ट करनी थी, मदरसा रिफॉर्म्स आपने करनी थी, उनके रजिस्ट्रेशन करनी थी, हेटफुल स्पीचेस से आपने निकलने थे, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी। उनमें से तो कोई काम हुआ नहीं। फौज अपना काम कर रही है। सो देखें, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन आप देखें, लिविंग असाइड एक पार्टी को छोड़ के बाकी तो सबके कंसेंसस से आप, दैट्स वाई देखें फिर BJISPR ने कहा कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, वेदर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, एक बात करते हैं, वही बात फील्ड मार्शल करते हैं, वही आपकी पब्लिक करती है। इवन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आपने देखी वहां पे जो उन्होंने बातें की हैं, तो वो उन सब का इसीलिए कहते हैं ना, नेशनल क्लैरिटी है। अगर चंद लोग नहीं मानते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हम सबको मिलके, रेस्पेक्टिव ऑफ जो पॉलिटिकल एफिलिएशन, हमने पाकिस्तान का देखना है, पाकिस्तान की सालमियत को देखना है, और मिलके हम ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलकर ये काम हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो भी बहुत ज़्यादा जाने दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में गंवाते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों गवर्नर KP का बयान सामने आया था कि जो हमारी KP पुलिस है उसके पास इतनी इस्तात तो है कि वो मुकाबला कर सकें, लेकिन उनके पास उस तरह का जदीद असलहा और जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट उनके पास होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो KP की जो पुलिस है उसको मज़ीद मजबूत करना होगा। आपको लगता है कि अभी जो KP की पुलिस है वो दहशतगर्दी का मुकाबला करने की अहलियत रखती है ब्रिगेडियर साहब, या आपको लगता है कि नहीं, हमें मजीद उसको कहीं ना कहीं जदीद हथियारों से लेस करना होगा, मजीद जो भी चीज़ें उन्हें दरकार है वो मुहैया करना होंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। रिसेंटली मैंने कुछ महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था, पैट्रियोटिक पश्तून्स, जितनी कुर्बानियां पश्तूनों ने दी है वार ऑन टेरर में, किसी और कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी ने नहीं दी है। इनकी बहुत कुर्बानियां हैं। और सिमिलरली पुलिस की है, फ्रंटियर कोर है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, इन सब की बहुत कुर्बानियां हैं, इनकी बहुत शहादतें हैं। जहां का आपका क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वैलिड। जब आपके पास इक्विपमेंट नहीं होगा, आपके पास सेफ्टी नहीं होगी। आप देखें ना, तालिबान जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनके पास तो अमेरिकन वेपन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस लगे हुए हैं, इंफ्रारेड फिटेड वेपन्स हैं, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, क्वाडकॉप्टर्स यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए काउंटर करने के लिए आपकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। और अभी देखें ना कि पीछे हम कई दफा बात करते रहे कि टोटल CTD की स्ट्रेंथ जो खैबर पख्तूनख्वा में इट इज 583, और लेकिन उसके मजीद होने चाहिए, क्योंकि आप देखें 80% हमले तो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, और जहां पे ज्यादा हमले यहाँ पे हुए हैं। सो है तो अभी रिसेंटली अब जो बताया जा रहा था, जिस तरह आज DJISPR ने भी कोट किया कि कोई क्वाडकॉप्टर्स भी मिले हैं इनको, आगे प्रोवाइड उन्होंने पुलिस को किए हैं, CTD को कर रहे हैं। लेकिन CTD को बहुत, क्योंकि आप देखें ना, आपके पास जो फंड्स आ रहे हैं, बिल्कुल आपने पहले सिक्योरिटी है, सेफ्टी है अपने ट्रुप्स की, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग की इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हर जगह पर ट्रेनिंग करते रही है CTD को,
और बाकी इवन स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले करवाते रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको एड्रेस होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग इश्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखें ना कि जब अभी आप बलूचिस्तान में देखते हैं तो वहां बात हो रही है कि इंप्रूवमेंट हो रही है बलूचिस्तान में, इवन टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान वहां पे जो कामयाबियां मिली हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स बहुत मारे गए हैं और ज्यादा ऑपरेशंस भी बलूचिस्तान में हुए, 50,000 प्लस हुए हैं, वहां कामयाबी है। लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, चीफ मिनिस्टर प्रोएक्टिव बहुत ज्यादा इसलिए भी है, वो होम मिनिस्टर भी वहां पे रह चुके हैं, तो वो डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो हर जगह खुद पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सबको अकॉर्डिंगली एक लीड रोल हर जगह पे लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि हम सब का लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको भी अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए है। और बिल्कुल किसी को ये तासुर नहीं जाना चाहिए है कि जी इनके तो आपस में इत्तेहाद नहीं है बहुत सारे मामलात पर, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर इख्तलाफ है, इसका फ़ायदा जो है फिर वो हमें बैरूनी क़ुव्वतें उठाते हुए दिखाई देती हैं, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और इसी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पीटीआई क्या सोच रही है, अब क्या वो कुछ अपनी पॉलिसी में तब्दीली करने की ऐसी सोच रखती है जिस तरह के DGISPR ने आज फरमाया, और नून लीग इस सारी सिचुएशन में क्या कर रही है और मज़ीद क्या कर सकती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे कुछ बिगड़ती हुई बात की। दिन ब दिन मुल्क की सूरत हाल गंभीर और पेचीदा होती जा रही है। एक जानिब अमन अमान के इशूज़ हैं और दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम है जो मुश्किल वक्त में बड़े फैसलों की राह में रुकावट बन चुका है। एक तरफ हम देखते हैं कि दहशतगर्दी सरहदी इलाकों में हुकूमत के रिट को चैलेंज कर रही है, तो दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम हुकूमत के इक्तसादी रोड मैप को उधेड़ता दिखाई देता है। इस पेचीदा सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी सूबाई काबीना से खिताब में मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करते हैं और आज DGISPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाते हैं कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या ख्वारिज की बैत करनी है, उनके पैरों में बैठना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सूरत हाल की संगीनी जाहिर करते हुए ये भी कहना था नाज़रीन कि गुज़िश्ता बरस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए थे, जिनमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 14,658 ऑपरेशन किए गए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने जोर देकर कहा कि 80% दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, जिसकी वजह दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल का फराहम किया जाना है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे, हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं है, सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकालेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि KP हुकूमत जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही है जिन पर तनकीद बनती है। उन्होंने याद दिलाया कि सूबाई हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपना किरदार अदा करना है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि PTI फितनतुल खवारिज के मंजूर नज़र बनना चाहती है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत तय ये हुआ था कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। DGISPR की जानिब से उठाए जाने वाले बात के साथ हम राबता कर रहे हैं नाज़रीन आज प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और KP हुकूमत के मुआविन खुसूसी शफी जान साहब से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली हाफिज़ मोहम्मद नुमान साहब से। हाफिज़ मोहम्मद नुमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। हाफिज़ साहब, आज ये जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इससे पहले भी DGISPR जब भी मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो सवाल आप लोगों को लेकर ये उठाया जाता है कि बहुत सारे ऐसे इशूज़ जिस पर आपके PTI के साथ इख्तलाफात हैं, जिस पर आपको बात करनी चाहिए, आपको काउंटर करना चाहिए है, उस पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जो हैं उन्हें बार बार मीडिया पर आना पड़ता है। हाफिज़ साहब, मैं समझता हूं कि आज DGISPR ने बड़ी क्लैरिटी के साथ दोबारा ये दूसरी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि बड़ी एक डिटरमेंट और बड़े एक क्लियर अंदाज के अंदर, बड़े एक फाइनल उन्होंने अंदाज के अंदर एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग दी है। जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाने के हवाले से जो अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है वो उन्होंने उसको बड़ा पूरा किया है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी और उसके मसाइल के हवाले से जो इस वक्त मसाइल से पाकिस्तान दो चार है और जो मारूजी हालात हैं इस मुल्क के, और पाकिस्तान की मशरकी सरहदें और मगरबी सरहदें, दोनों को उन्होंने डिस्कस किया है। और उस हवाले से जो हमारे अंदरूनी हालात भी और जो बैरूनी हालात हैं उस हवाले से बड़ी क्लैरिटी से एक उन्होंने अपने एक मौक़िफ़ का इजहार किया है। और इस बात के ऊपर बड़ा एक क्लियर उन्होंने अपना स्टैंस बता दिया है कि टेररिज्म की किसी एक्टिविटी को
جو سپانسر کرنے والے ہیں ان کو بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اور ٹیررزم کی کسی ایکٹیویٹی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی ایسے جتھے اور ایسے گروہ کو جو کانسٹیٹیوشن حافظ صاحب I'm really sorry پر جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ہم نے بھی سنی ہے نا، وہ تو آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا. میرا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، آپ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے یہ ساری باتیں لے کر؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ تو پہلے دن سے بڑی ایک کلیئر ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور الٹیمیٹلی مسائل کا حل بھی ڈائیلاگ ہے. آج DGISPR نے بھی کلیئرلی یہ بات بتا دی ہے کہ پولیٹیکل بات جو ہوتی ہے پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان میں ہونی چاہیے. اختلافات، اور آپ کے علم میں ہے کہ 2018 کی اسمبلی کے اندر جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے لیڈر تھے تو انہوں نے اس وقت موقع پر بھی میثاق معیشت کے حوالے سے ڈائیلاگ کی بات کی تھی کہ آپ بے شک اپنے کیسز چلائیں، آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں، آپ جتنا وکٹیمائز کرنا ہے کریں، لیکن ہم میثاق معیشت پر ہم کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس معاملے پہ ڈائیلاگ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی جو معاشی ترقی کا جو ریورس گیئر لگ گیا ہے اس کو روکا جائے اور پاکستان دوبارہ فارورڈ جائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو نیازی صاحب تھے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے یکسر اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور بڑا مذاق اڑایا تھا کہ یہ اپنے کیسوں سے بچنے کے لیے شاید اس طرح کی آفر کر رہے ہیں. اچھا، اب آج دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار کے اندر ہے، اتحادی جماعتیں اقتدار کے اندر ہیں، اس کے باوجود بارہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہیں، مل کے بیٹھنا چاہیے. آپ لوگ تیار ہیں حافظ صاحب، لیکن PTI والے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ شفیع جان صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. شفیع صاحب، ایک تو حافظ صاحب کی بات کا جواب دے دیجئے. جب سیاسی جماعتیں تیار ہیں اور آج DGISPR نے بھی کہا کہ ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا ہے، سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرے، آپ کیوں نہیں ان سے بات کرتے؟ پہلے تو یہ فرما دیجیے گا. دوسرا یہ کہ DGISPR نے جو سب سے اہم سوال آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن اگر نہ کیا جائے KP کے اندر تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا بیعت کر لی جائے؟ کیا ان کے دہشت گردوں کے پاؤں پڑ لیا جائے؟ کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ دیکھیں، جہاں تک آج DGISPR کی پریس کانفرنس کی بات ہے اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ملٹری آپریشن نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے، تو پہلے تو ہمارا ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے آپ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، 22,000 سے زیادہ آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، 6 سے لے کے 8 تک بڑے آپریشن ہوئے، 20 سال آپ نے خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. تو دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو یہ پالیسی ہے ملٹری آپریشن والی، یہ فیل ہو چکی ہے. اس میں شفٹ آنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں، آج بڑا اچھا ہوتا کہ آج دہشت گردی تو تب بھی تھی نا جب 12 سال آپ لوگوں کی حکومت رہی. کم ہوئے واقعات، اب 80% ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ ہی ذمہ دار ہیں. ہم کیسے ذمہ دار ہیں اس کی؟ آپ اس پالیسی پر نہیں چل رہے جو آپ لوگوں نے ایک پالیسی بیٹھ کر طے کی تھی کہ ٹھیک ہے جی، اگر ملک کی سلامتی چاہیے ہے، دہشت گردی کے خلاف اگر ہمیں جنگ لڑنی ہے تو ایک پیج پر سب کو ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. ابھی آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. نہیں، ہم تو ڈے 1 سے ہمارا سٹانس ہی ہے. آپ کو 2007 میں یاد ہوگا کہ جب مشرف پہلی دفعہ فوجیں جو ہیں قبائلی علاقوں میں بیچ رہے تھے، عمران خان صاحب نے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ طاقت کا استعمال اپنے لوگوں پہ نہیں کیا جاتا. یہ اس چیز کا حل ہی نہیں ہے. افغانستان کے وار میں ہم گئے، ہم نے کیا پایا؟ ہم نے تو نقصان کر لیا. وہ آگ تو ہم یہاں لے کے آ گئے ہیں. دیکھیں، 20 سال سے اگر آپ ڈیٹا اٹھائیں، آج بڑا اچھا ہوتا کہ 20 سال کے ڈیٹا میں آئی تھنک 2012 اور 13 بھی آتے ہیں نا. 2012 اور 13 میں عمران خان صاحب نے حمایت کی تھی کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے اور بھرپور آپریشن ہونا چاہیے. ہم نے کبھی اس کی کبھی بھی ہم نے اس کی حمایت نہیں کی. کوشش کریں گے کہ کلپ ہم نے نکال کبھی سکیں. دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے. آج بڑا اچھا ہوتا کہ DGISPR صاحب جو ہے وہ قومی سلامتی پہ بات کرتے، دہشت گردی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے اس پہ بات ہوتی. یہ تو ایک دفعہ پھر سے بات سلامتی سے شروع ہوئی اور عمران خان پہ ختم ہو گئی، سہیل آفریدی پہ ختم ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ ختم ہو گئی ہے. ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نان پولیٹیکل ہیں، دوسری سائڈ پہ ہماری پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج DGISPR صاحب 20 سالوں کا ڈیٹا رکھتے، اس میں یہ کہتے کہ ہمارے فورسز کے نوجوان کتنے شہید ہو گئے، ہم نے 20 سالوں میں جو آپریشن کیا اس پہ کتنا خرچہ آیا، اس کا آؤٹ کم کیا ہوا ہے، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا. یہ باتیں کہیں نہیں تھی. اس پہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ 2018 میں جب DGISPR کے اس وقت نے کہہ دیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، سب کچھ کلیئر ہو گیا اور آپریشن کمپلیٹ ہو گئے، تو دوبارہ یہ لوگ کیسے آئے ہیں؟ اچھا اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اجازت دیں تو ڈان نیوز کے اور BBC کے ہم وہ اسکرین شاٹس دکھانا چاہیں گے جس میں خان صاحب نے حمایت کی تھی کہ ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے تو قوم کو بتائیں. لائک انہوں نے یہ نہیں بولا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے، انہوں نے صرف یہ بتایا کہ آپریشن پر فوج کا ساتھ دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈان اردو
तो अभी भी हम यही कह रहे कर रहा था हैं कि आप नेशनल पॉलिसी बनाएं, उसमें सूबाई हुकूमत को लूप में लें, उसमें कबायली नेशनल एक्शन प्लान है ना जिस पर नेशनल एक्शन प्लान में प्लस माइनस होने चाहिए, उसमें रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू होना चाहिए, तो उस एक पे बात अमन करें। एक देखें आपका तो सारे का सारा फोकस है वो जो इमरान खान की रिहाई पर है। नहीं मैं हाफिज नहीं साहब कुछ मुझे कहना चाह रहे नहीं हाफिज साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एक अमन जिरगा हुआ, आपने कवर किया, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद थे, हाफिज साहब की पार्टी का जो अपोजिशन लीडर है वो मौजूद था, उसमें ये फैसला हुआ, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में ये फैसला किया, कबायली अमायदीन ने, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये फैसला किया कि हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते। जब सूबे के तमाम लोग एक साइड पे खड़े हैं, एक ड्राफ्ट की शक्ल में आपके सामने आ चुकी है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आप बदमाशी पे, बंदूक के जोर पे आप ऑपरेशन हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। चलें ठीक है, आपको लगता है कि उन लोगों से फिर मुज़ाकरात किए जाने चाहिए जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया, जो रोजाना की बुनियाद पर हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, जो पाक फौज के नौजवान भी हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, जो इस पाकिस्तान की कानून को नहीं मानते, ना झंडे और तराने को नहीं मानते, उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसके तनाजुर में सब पे ऑपरेशन लॉन्च करना, सिविलियन जो वहाँ लोग शहीद होते हैं। शफी साहब शायद मेरी इस बात पे एतराज करेंगे, लेकिन मुझे इनकी गुफ्तगू से ये लग रहा है, ये कह रहे हैं कि कुछ दहशतगर्द अच्छे हैं और कुछ दहशतगर्द ये तो इन्हीं की पॉलिसी है, बैड तालिबान गुड तालिबान नहीं, ये बैड एंड गुड तालिबान नहीं 1 मिनट, ये किसकी पॉलिसी थी? बैड कौन से तालिबान थे जिनके खिलाफ इमरान खान साहब नहीं छोड़े ना, जो आपने चीज छेड़ी है ना, उसी का आप भी आंसर करें। बैड और गुड किसकी पॉलिसी थी? चले हाफिज साहब से पूछ लेते हैं ना, आपने क्या इनकी पॉलिसी थी? आपकी पॉलिसी नहीं थी? नहीं एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी थी। हाफिज साहब फरमाइएगा। देखें जी शफी जान साहब, जरा अब मेरी भी जरा थोड़ी सी बात जी प्लीज। सर गुजारिश ये है कि 2018 तक आपके इल्म में है कि इससे पहले जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ था और उसके बाद एक बड़ी क्लैरिटी आ गई थी पूरा KPK के अंदर, और बल्कि ओवरऑल जब 2013 से 18 मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर कराची में भी अमन व अमान कायम हो गया, KP के अंदर भी अमन व अमान कायम हो गया। लेकिन आपने देखा कि 2018 के बाद उन लोगों को कि जो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए थे, अभी जो शफी जान साहब ने ये कहा कि जी जो लोग आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, उनके साथ जंग होनी चाहिए और उनके साथ कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन लोगों को इन्होंने दोबारा वापस बुलाया, इन्होंने बसाने की बात की और कहा कि जनाब ये तो हमारे भाई बंद हैं, इनको हमने दोबारा बसाना है। आज हम जो भुगत रहे हैं, और आज आप देखें कि आज हजारों की तादाद में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें शहीद हो रही हैं, हमारे ऑफिसर उनको टारगेट किया जा रहा है और पूरे सूबे के अंदर दहशतगर्दी का एक अंसर मौजूद है। तो इस हवाले से ये जो जितना किया धरा है वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट का है, जो 2018 से लेकर 23 तक इन लोगों ने उनको दोबारा शेल्टर दिया, उनके साथ डायलॉग करने की शफी जान साहब ये फरमा रहे हैं कि वो डायलॉग उसके जिम्मेदार नहीं है। ये जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वजह है कि 80% जो टेररिज्म है वो हमें KP में होता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त आप देखें, नहीं मेरी बात सुन लें, इस वक्त जो आर्म फोर्सेस हैं ये टारगेटेड ऑपरेशन कर, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है, कोई जनरल ऑपरेशन नहीं हो रहा। और वो लोग जो कि बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, आज इशू क्या है, अफगानिस्तान हुकूमत से मुतालबा क्या है हमारा कि आप उनको कंट्रोल करें, और ये जो एक्सपोर्ट की जा रही है दहशतगर्दी, इसको पाकिस्तान की हुकूमत टॉलरेट नहीं करेगी। वरना KPK के जो अवाम है वो तो हमारे ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला लफ्ज है ना हाफिज साहब, ये अच्छा आपने किया कि ये बात आपने छेड़ दी, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाली जो बात है, क्योंकि इसका इल्जाम जो है, जब हम KP की बात करते हैं तो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो PTI के ऊपर मुख्तलिफ जो जमातें हैं वो धरती हुई दिखाई देती हैं। शफी जान साहब मौजूद हैं, इनसे इसका जवाब ले लेंगे और मज़ीद डिटेल्स हम आपसे पूछ लेंगे। हम इन्हीं पर बार बार आप लोग क्यों लगाते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलता है नाज़रीन। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हाफिज मोहम्मद नुमान साहब फरमा रहे थे कि दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जा रही है। बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो हमें ये कहती दिखाई देती हैं कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो PTI पर आयद होती है, क्योंकि PTI नहीं मानती है कि इन कुव्वतों के खिलाफ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं ऑपरेशन होना चाहिए। क्यों नहीं मानती है PTI? यही हम शफी जान साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। शफी जान साहब, आपके ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो सारे टेररिस्ट जो इन ऑपरेशंस के बावजूद नहीं मान रहे हैं, हुकूमत के उसमें आने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, आपके पास PTI के पास ऐसी क्या गिदड़ है कि आप उन्हें बुलाएंगे, वो हथियार फेंक देंगे और जी ये सारी कार्रवाइयां जो रुक जाएंगी? देखिए, हाफिज साहब ने
रीसेटलमेंट की बात की। 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और जब तक उनकी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में वही अमन का दौर था। उससे पहले और उसके बाद में, उससे पहले अमन का दौर तो खैर नहीं था, वाकयात कम थे, बड़ा शफी साहब। ना कोई ड्रोन अटैक था, ना कोई धमाका था। उससे पहले और उसके बाद में फिर वही हालात बना दी गई हैं। जुलाई 2022 में एक मीटिंग होती है। मैं क्या यहाँ पे कह सकती हूँ, हाफिज साहब आप सुन रहे हैं, मैं क्या यहाँ ऐड कर सकती हूँ कि आप फिर उनकी पसंदीदा जमात है? नहीं, या आपकी पॉलिसीज उनको पसंद है? आज भी DGISPR साहब ने ये स्टेटमेंट कही है, आज भी DGISPR ने यही स्टेटमेंट कही है कि तहरीक इंसाफ को क्यों निशान नहीं बनाया जाता। क्या आप हमें निशाना बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रही, नहीं DGISPR का ये मकसद था, लेकिन ये एक पे सवाल तो उठते हैं ना आम आदमी के ज़हन में। देखिए, जुलाई 2022 में मीटिंग होती है, शहबाज शरीफ उस टाइम के प्रेसिडेंट है, सिक्योरिटी मीटिंग होती है, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट मिलकर फैसला करती है कि इन लोगों को वहां पे रिसेटल किया जाए। ये इनके टाइम में रिसेटल किए गए हैं। बॉर्डर की सिक्योरिटी इनके पास है, हमारे पास तो नहीं है। बॉर्डर में 2600 किलोमीटर जो बाड़ लगाया गया, ये लोग बॉर्डर से इस पार कैसे आते हैं? चले हाफिज साहब, शफी साहब कहीं ना कहीं ये तो मान रहे हैं कि उस वक्त ये एस्टैब्लिशमेंट की मानते रहे हैं। नहीं, इनकी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत नहीं थी जुलाई 2022 में। लेकिन आप मानते तो है ना? नहीं, जुलाई 2022 में हमारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, इनकी गवर्नमेंट थी। शहबाज शरीफ ने रिसेटल किया। केपी की बात कर रही हूँ हाफिज साहब। इन्होंने रिसेटल किया। बात तो ये है कि हमें देखना ये पड़ेगा कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल आपके मगरबी बॉर्डर के ऊपर है वो ये है कि आपका हमें बड़ा वाज़ेह एक नजर आ रहा है। और आज तो इंडियन मीडिया बॉर्डर तो हमारे पास नहीं होता। और ये जरा एक मिनट, लेकिन जब आपने इतराज करना है तब आप बॉर्डर के इश्यूज पे भी बात करते हैं शफी साहब, तब आप फेडरेशन की नहीं मानते। नहीं, बॉर्डर के इशू इनके पास था और इन्होंने रिसेटल किया। उनके पास रहने देना, लेट देम डिसाइड। तुम इफेक्ट में हो रहा हूँ, मेरे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, मेरे लोग मारे जा रहे हैं, मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेरी हो रही है, सूबाई हुकूमत ने खर्चा उठाना है। साहब की भी सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं शफी साहब। एक मिनट प्लीज, शफी जान साहब से एक, जी प्लीज हाफिज साहब, शफी जान साहब से एक मेरा सवाल है। एक सवाल है कि जितनी अभी तक पिछले 1.5 साल की मुद्दत में जितनी शहादतें हुई हैं हमारे जवानों की, हमारे मेजर्स की, कर्नल्स की, हमारे कैप्टन्स की, हमारे जवानों की, उसमें 70% की जो शहादतें हैं वो केपी के रहने वाले हमारे जवान थे, आर्म फोर्सेस की, उनकी हुई हैं। मुझे बताया कि शफी जान साहब जो उनके कोई रहनुमा या उनकी पार्टी के कोई लोग आज तक किसी के घर ताजियत के लिए गए हैं? हम हर जनाजे में हमने शिरकत की है। किसी के अकाउंट उठा लें, के जनाजे पे गए हैं, फोर्सेस के शहीद भी हमारे हैं, और वहां पे जो सिविल लोग शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे हैं। ये इल्जाम तो जो कुरम में जो हालात थे उस वक्त भी थे कि उस वक्त भी गंडापुर साहब जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, उस वक्त भी सारी तवज्जो आपकी इमरान खान साहब पर थी। बहुत सारे इल्जाम हैं, एक बड़ी लंबी मेरे पास भी बहुत बड़ी चार्ज आई थिंक कंप्लीट करने दें हाफिज साहब। अच्छा आसमा, एक मिनट मुझे जरा कंप्लीट करने दें। कंप्लीट इस वक्त गुजारिश ये है कि जिस तरह एक इंडिया की कनाइवेंस है और इस तरह जिस अंदाज के अंदर इंडिया ऑपरेट कर रहा है काबुल से, और जिस अंदाज में इंडियन मीडिया ने आज भी क्लिप चलाए हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। देखिए इस तनाजुर में जब देखा जाएगा तो क्या ये पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज बीइंग के ये केपीके के हुक्मरान है और 12 साल से हुक्मरानी इनके पास है, ये नेशनल सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है, ये नेशनल सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक चलें और प्रॉपरली इस बात का ऐलान करें, अलल ऐलान ये बात कहें कि हम पाकिस्तान के आइन को ना मानने वालों के खिलाफ हम ऑपरेशन की हमायत करते हैं। वो तो फरमा रहे थे, मैंने भी बात की, उन्होंने कहा हाफिज साहब रियासत को नहीं मानते, कोई बातचीत नहीं होती। कह रहे हैं जो आर्म फोर्सेस के ऊपर हमलों में शरीक हैं उनकी हम मुजम्मत करते हैं, बिल्कुल मुजम्मत करते हैं, खिलाफ हम प्रॉपरली अफवाज पाकिस्तान के हम साथ चलेंगे। मेरा ख्याल है कि आपको ओपनली ये आप कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ चलेंगे। और जरा ये भी क्लियर कर दीजिएगा जो हाफिज साहब पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि आपको इन ऑपरेशंस पर एतराज है जो अभी हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, उन पर एतराज है या आपको फौज पर एतराज है कि फौज पे क्या तरीकाकार होना चाहिए आपके मुताबिक? क्या तरीकाकार होना चाहिए? फूलों के गुलदस्ते लेकर जाएं कि जी आप बात करने देंगे दोनों, तो मैं फिर आपको चले हाफिज साहब मेरे ख्याल में मैं और आप जरा 1 मिनट के लिए खामोश हो जाते हैं। शफी साहब बताना चाह रहे हैं तरीकाकार क्या होना चाहिए। जी शफी साहब। देखिए, एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें सूबाई हुकूमत की भी से हो, जिसमें कबायली अमीदीन को भी बैठाया जाए। तो नेशनल एक्शन प्लान नेशनल एक्शन प्लान आपका फेल हो चुका है। उसमें नेशनल एक्शन प्लान के जरिए हाफिज साहब मुझे टाइम देना। चले हाफिज साहब कहने दे वो कह रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान फेल हो चुका है। चले बताइए शफी साहब। नेशनल एक्शन प्लान केपी गवर्नमेंट ने एग्री किया ना उसके साथ, एग्री किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो गलत था। कब एग्री किया?
कब एग्री किया, चलो ये भी बता दें हाफिज नहीं साहब। कितने साल हो गए वो देखें, उसमें प्लस माइनस हो सकता है, वो उसमें रिव्यू करना 2022 की बात है, उसमें रिव्यू करना चाहिए, उसमें रिव्यू आए- करना चाहिए, एक आए नेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट- बननी आए चाहिए, एक गवर्नमेंट के नई साथ TUR बैठे, सेट होने आप चाहिए, मरकजी- उस नई TUR सुनिए, सुनिए, आप मरकजी सेट ये करके किसने ही करना कार्रवाई है, करनी ये किसने चाहिए। करना है, ये किसने करवाना है, हमने- वो जिन्होंने अच्छा, करना है, अच्छा, मैं उसी जिन्होंने पे- करवाना है वो दोनों एक साथ बैठे तो फिर आप तो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन DGISPR ने आज एक बार फिर से कह दिया कि वो आप लोगों से बात नहीं करेंगे। फौज का सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं है, ये बात इतनी आसान है, ये आपको समझ में क्यों नहीं आती शफी साहब? नहीं, आप बार बार उनकी आप तरफ भी- क्यों देखते हैं, आप PTI भी वाले इस- क्यों उनकी तरफ आप देख भी रहे इस हैं? मुल्क में रहती हैं, मैं भी रहती हूँ, आप बिल्कुल इस रहती हूँ। मुल्क की एक अच्छी जर्नलिस्ट है, अगर उनसे बात नहीं होगी तो हमें भी कोई शौक नहीं है उनसे बात करने का, जो हमारा मैंडेट चोरी तो इनसे हुआ है। करें ना, नहीं, हाफिज साहब से करें ना, सियासी जमातों से इनके करें बस ना। में क्या है, ये तो बेइख्तियार हैं, तो डमीज हैं, इनको तो भर्ती किया गया है, तो 17 सीटों की पार्टी है। ये हल्फन कह दे कि जी ये 60 चले, हाफिज साहब हाफिज कुरान होंगे, हाफिज साहब लिखते हैं, ये हल्फन कह दे, बिल्कुल हल्फन मैं कह दे देखें- कि ये हल्फन कह दे कि ये सारी सीटें जो हम इनकी हैं देखिए, इस वक्त शफी कौमी जान असम्बली में ये साहब, जीत के आए हैं। शफी अच्छा, जान 2018 पे साहब, आप भी हल्फन कह सकते हैं कि जो सीटें मुझे आप PTI को उस बताएं वक्त मिली थी वो जी। PTI ने जीती थी या उसको जितवाई गई थी। देखिए, इस फिर तरह बात पीछे तो जाएंगे ना, फिर 2013 भी 2013 भी खोलना ना पड़ेगा। जाए ना शफी साहब, मैं तो लेकिन अभी ये जो मौजूदा डाका सूरत हाल मारा आपसे गया पूछ रही है, हूँ। ये तो वो दिन आपसे दहाड़े बात डाका नहीं- मारा गया चलिए, है। मेरी बात सुनिए, एक डाका अभी- होता है रात के वक्त। अभी तो हम दहशतगर्दी पे बात करें ना, आप फिर बार बार उसी डाके पे चले नहीं, जाते आपने हैं, फिर हम भी बातचीत की बात 2018 की पे चले इनसे, जाएंगे ना। आपने बातचीत की मैं तो बात रिक्वेस्ट बात कर रही की हूँ कि बातचीत जिनसे आप बात करना चाहते हैं वो बात कर नहीं रहे, इनसे बात करने को आप तैयार नहीं, तो फिर तो ये डेडलॉक रहेगा। हम हमारे जवान हमने- इसी तरह से नहीं। कुर्बानियां देते रहेंगे, हमने अवाम की कभी जान भी इसी तरह जाती बातचीत रहेगी। से शफी इनकार साहब, नहीं किया, हमने 2 से 3 दफा ट्राई भी की, बैरिस्टर गौर चीजों को आगे लेके कि गए। कहाँ ट्राई किया आपने बातचीत के लिए, 25 नवंबर को ट्राई हुई, 4 किससे अक्टूबर बातचीत के लिए? हुकूमत से बात हुई। अच्छा, ठीक है, हाफिज साहब, अभी हाफिज साहब, एक आप सुन मिनट, रहे एक हैं ना, मिनट, उसका जवाब एक देना मिनट, आपने। एक मिनट नहीं, चले अभी भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। राइट नाउ में अभी राइट नाउ हुकूमत से बातचीत के लिए, मुस्लिम लीग नून से उसके बातचीत के लिए शराइत आप हैं। तैयार? अच्छा, क्या गैर शराइत हैं? मशरूत नहीं होंगे। अच्छा, ना हम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, पहली शर्त ये तो नहीं है इमरान खान को रिहा करें। रिहाई है ही नहीं हमारी फहरिस्त अच्छा, चलिए में। बताइए। हम रिहाई की भीख मांगते भी टाइम नहीं हैं। हमारे पास शफी हम साहब सिर्फ सामने। रिसाई की बात करेंगे कि इमरान खान तक हमारी रिसाई हो। असल मुतालबा रिहाई ही है। 8 असल फरवरी का मुतालबा जो तो मैंडेट रिहाई इन्होंने है। चोरी किया उसकी वापसी पे बात हो, या मुल्क में नए फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाए। हाफिज साहब, अच्छा, अब ये दोनों चीजें ये इसी रसाई बुनियाद पर मांग रहे हैं, कह वो हैं, रिहाई असल नहीं में मांग रहे, मुतालबा ये रसाई है। और रिहाई में आप वो हमारा फर्क कानूनी रखना हक है। हाफिज मैं- साहब, और वो कानूनी हक है, जी, इस मैं राइट। बिल्कुल, देखें, मेरा ख्याल ये है कि इनको इलेक्शन पिटीशंस करनी चाहिए। अगर इनको इतराज है कि इलेक्शन के अंदर कोई मसले मसाइल हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन के पास नबीना जाएं, लोगों को भी जो एक पता है, कानूनी वो राह भुंगो मौजूद को भी है। पता है कि आपने ठीक है ना चुना जी। देखें बात यह है कि उसका एक कानूनी तरीकेकार मौजूद है। अगर आपको इलेक्शन के नताइज पर एतराज है तो आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप कोर्ट ऑफ लॉ के किस अंदर जाएं। इलेक्शन कमीशन में असल जाएं? चीज ये है अच्छा, कि हाफिज साहब एक मिनट वो दीजिए, कहते हैं एक ना मिनट, कि एक मिनट, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। मेरी बात सुने। अच्छा, उनको कंप्लीट कर देना, Actual क्योंकि में एक तो इनका है वीडियो मुतालबा- लिंक पे, उन्हें आवाज भी थोड़ा। जी जी हाफिज साहब, एक्चुअल में इनका मुतालबा कैदी नंबर 804 की रिहाई ही भाई है। वो नहीं है कह रहे मुतालबा। नहीं है बे रिहाई, वो हम रसाई अदालतों दे से देना, करेंगे, अब उसकी आप भी भीख उस नहीं बात पे मांगते। ना आए ना हाफिज साहब। एक्चुअल वही है। कोई कमेटी क्या बना actual देना। है? अच्छा, ये जो चलिए कोई कमेटी, मुतालबात- आपने कोई सोचा कोई कमेटी बना रहे हैं कि हम चलिए- रिहाई का मुतालबा ही नहीं ये जो करते। दो और मेरी बात मुतालबात- सुने, ये आपके सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, ये गवर्नेंस पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, गवर्नेंस के मामलात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? कभी किसी सूबे जा रहे हैं, कभी किसी सूबे जा रहे हैं, सारे का सारा आज उनका भी जो प्लान खैबर है वो पख्तूनख्वा एहतजाजी की खैबर पख्तूनख्वा की मज़ाहमती सियासत पे उनको दिखाई देता है। जुनैद अकबर को करने देना, देखिए, बाकी बारह बात- साल जुनैद तो अकबर ये पे आपको आप इतबार नहीं। सवालों पे सवाल कर दी जा रही हैं। वो सवाल एक ही है ना? नहीं, Why आज सुहेल भी- अफरीदी and why not एक जुनैद अफरीदी सिंगल अकबर? हमारे प्रोजेक्ट opening ये बता batsman दें, इन्होंने 12 साल के अंदर केपी के गवर्नेंस अंदर में अगर आज किया भी हो, हम एक इनसे सिंगल आगे प्रोजेक्ट बता दें। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट उठा लें, एक सिंगल प्रोजेक्ट IMF की 5300 अरब की करप्शन की रिपोर्ट उठा लें। 12 साल में सबसे ज्यादा इन्होंने करप्ट इदारा पंजाब कोई पुलिस है, एक सबसे भी ज्यादा KP के करप्शन अंदर सिंध काम में है, किया उसके हो। बाद पंजाब, आखिरी में खैबर पख्तूनख्वा है। हेल्थ में हम इनसे आगे हैं, हम मुकाबला कर लेते हैं। हेल्थ में आप इनसे आगे हैं, आप कह रहे हैं गवर्नेंस में आप इनसे आगे हैं। बड़े अफसोस के साथ, एक तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो नहीं, गया, अफसोस के साथ नहीं, चैलेंज कर रहा हूं मैं। अफसोस के साथ जो मुझे कहना है वो तो कह लेने दे। एक चीज में आप, एक और चीज में आप बहुत आगे हैं, और वो है टेररिज्म, वो है दहशतगर्दी। 80% दहशतगर्दी इस मुल्क की जो है वो आपके सूबे में हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ये चीज हमारे ऊपर सुबह हमें घूमते नहीं, हुए, हमारे पास उसका भी हल है। हमारे साथ बैठा जाए, हमारे साथ बैठे तो सही। हम नेशनल पॉलिसी दे रहे हैं, हम पॉलिसी दे रहे हैं, ये दहशतगर्दी भी खत्म होगी। उनके साथ ही बैठे, आप कह रहे हैं उनके पास मैंडेट नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि शफी जान साहब ये बहस जो है ना, इसी तरह से हम रोजाना नहीं, हमारे पास हर रहेंगे, चीज का हल बैठे है। रहेंगे। हमारे ऊपर ये जो प्री प्लान एक ऑपरेशन इंपोज करने की कोशिश हो रही है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे और बंद कैमरों के फैसले हम कभी नहीं मानेंगे।
करेंगे। चले जी, इनको लगता है कि एक ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, उसको रेजिस्ट करेंगे। शफी जान साहब ये फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद नुमान साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, शो आपने देखा, ये जो बात आखिर में शफी जान साहब ने कही है कि इनके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है, उसको रेजिस्ट करेंगे। इस पर आइंदा आने वाले शोज में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।